अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच में, हूं हसैन लियाकत और आज उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मंडे का दिन है ये अच्छा गुजर रहा होगा। और मेरे साथ हैं जी हाँ, गजल आवान और वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको अस्सलाम वालेकुम भी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। आज मंडे है, बहुत से ड्रीम्स होंगे आपके और आज दिन का आगाज़ हो चुका है। हमारे मॉर्निंग शो का भी आगाज़ हो चुका है। उठें और उठकर हमारा मॉर्निंग शो भी देखें और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोशिश करें, स्ट्रगल करें। और साथ ही साथ एक बात आपने याद रखनी है कि तमाम तर मामलात का हल नमाज और कुरान में है। अल्लाह ताला को याद करें क्योंकि अल्लाह ही की सॉवरेनिटी है, अल्लाह ही की पावर है और अल्लाह ही की प्रोविडेंस है। बिल्कुल ऐसी है गजल, जिस तरह आपने कहा कि मेहनत करनी चाहिए, जदोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो इसी तरह की कोशिश हमने कल देखी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से। और पाकिस्तान ने दौरे ऑस्ट्रेलिया में एक तारीख रकम की जहां पे 22 साल बाद पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है। अगर तीनों मैचेस की बात की जाए, मेलबर्न वाला मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। उसके बाद एडलीड में पाकिस्तान ने चारूशाह ने जित किया ऑस्ट्रेलिया को। और फिर कल के मैच में पर्थ में ऐसे लग रहा था जिस तरह पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई ऐसी टीम खेल रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खेलने के काबिल नहीं रहा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है और बहुत मजा आ रहा था कल पर्थ का मैच देख के। मतलब सब लोग देख रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। उससे पहले जिस तरह से कम बैक किया पाकिस्तान ने पहले मैच के बाद दूसरे और तीसरे में, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बिल्कुल ऐसे इस हवाले से हम आगे जाके इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन एक फैक्ट जरूर आपको बताना है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में सिर्फ 2 टीमों ने आज तक ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा शिकस्त दी है। उसमें एक टीम है पाकिस्तान की, मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, और दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका की। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर 2 या 3 मैचेस से जायद की सीरीज की बात की जाए तो दो दफा पाकिस्तान ने 2 दफा शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को, 2 दफा साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी। और इस तमाम तर क्रिकेट मैच के ऊपर, क्रिकेट सीरीज के ऊपर हम आगे जाके इन डिटेल भी आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ चलते हैं। जी और हम शुरू करते हैं, अपनी स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। और आपको सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी खबर देने वाली हूँ मैं कराची से। जी, जामिया कराची के तलबा ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया के सबसे जो है वो छोटा और रिचार्जेबल नेबुलाइजर मुतारिफ करा दिया है, जो आप कभी भी आप इजी टू यूज एवरीवेयर व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग और आप ऑफिस जा रहे हैं। उसका वेट भी कम है, आपकी पॉकेट में भी आ जाता है, इको फ्रेंडली भी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों का ये दावा है कि दुनिया का सबसे छोटा नेबुलाइजर है और ये नेबुलाइजर 35 मिनट तक मुसलसल इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी इसमें खुसूसियात हैं हसनैन के मरीज एक मरतबा चार्ज करके 2 दिन की दवाई बआसानी हासिल कर सकता है इससे। व्हाट एन अमेजिंग अचीवमेंट। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो नेबुलाइजर की आपने बात की, बेसिकली इसका ताल्लुक है सांस से। ये सांस की थेरेपी के लिए यूज होता है और डिफरेंट जो आपकी दवाएं हैं नेबुलाइजर के जरिए मरीज को दी जाती हैं। डिफरेंट अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में भी नेबुलाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सांस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान का सांस रुक जाता है तो उसके बाद इंसान एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो इजादात हैं वो सिर्फ कराची या पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ पे भी हूँ हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने तलबा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया है और यकीनी तौर पे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये बहुत अच्छी खबर थी कराची से। लेकिन अब मेरे पास बहुत बुरी खबर है कराची से। कराची में अगर 1 जनवरी 2024 की बात करूं, वहाँ से 31 जनवरी 2024 तक की बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम्स और वारदातों में जो इजाफा हुआ है वो होशरबा है। शहर में 10 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान डकैती, मजामत पर डाकू की फायरिंग से 105 शहरी जाबाक हुए और दीगर वाक़यात में 478 शहरियों ने अपनी जान से हाथ धोए। और कराची के 39,000 से जायद शहरी मोटरसाइकिलों से, जबकि 16,777 शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए। 10 माह के दौरान बत्ताखोरी के 80 वाक़यात और अगवा बराए तावान के 19 केसेस रिपोर्ट हुए। और इस अरसे में 1,490 शहरियों को कार से भी महरूम किया गया। और जनवरी से अब तक 11 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। मतलब अच्छा हसनैन, इसमें अब मुझे जब आप स्टोरी बता रहे थे अपने नाज़रीन को तो यही सामने आ रहा था कि कराची जैसा मतलब इतना विब्रेंट सिटी है, वो इतना बड़ा, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होना बहुत लम्हा फिक्रिया है। हम देख रहे हैं आए दिन, हम न्यूज़ में भी सुनते हैं, क्लिफ्टन हो गया, गुलशन इकबाल हो गया, डिफेंस, इस तरह के इलाकों में जो है वो स्नैचिंग के जो वाक़यात है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इस हवाले से इक़दाम तो उठाए गए थे
स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, CCTV कैमरेस लगाए गए थे, लेकिन उनका कोई अमली तौर पर हमें फायदा नजर नहीं आया है। डेफिनेटली असल में मसला ये है कि जिस तरह आप कह रही है ना कि वहाँ पे वाइब्रेंट सिटी है, लेकिन इस्लामाबाद से वाइब्रेंट भी कोई सिटी नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के वाकयात भी आपके सामने। असल में प्रायोरिटीज का मसला है, जब आपकी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं, बिल्स पे होती हैं, 26वीं आईनी तरमीम पे होती हैं, 27वीं पे होती हैं, तो फिर ये वाकयात स्ट्रीट में भी होते हैं और ये जो स्मोक के हालात हैं ये भी आपके सामने इसी तरह के वाकयात होते हैं। जी हाँ, कराची के बाद अब आपको एक और अहम खबर दे रहे हैं जी। मोटरवेज और हाईवेज पर अब एम्बुलेंसेस को भी टोल टैक्स देना होगा। बहुत ही ये गंभीर मामला है कि अब एम्बुलेंसेस भी टैक्स पे किया करेंगी। एम्बुलेंसेस पर जो है वो हाईवेज और मोटरवेज पर टैक्स का रिफास के खिलाफ एम्बुलेंसेस जो ड्राइवर हैं वो मुल्क भर में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और शायद ये एहतजाज जायज़ भी है, होना भी चाहिए। एक फलाही तंजीमें हैं जो कि आवाम की खिदमात के लिए काम करती हैं, वो अब टैक्स पे करेंगी। गुज़श्ता हफ्ते की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता हफ्ते के दौरान एम्बुलेंसेस पर हाईवेज एंड मोटरवेज पर टोल टैक्स के निफाज के खिलाफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर जो है 950 से ज़ायद जो ड्राइवर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज में यही मुतालबात उनके सामने आ रहे हैं कि हम लोग अब ज़ाहिर फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, इसके साथ साथ जो है वो यही मुतालबात उनके ये भी सामने आ रहे हैं कि हम लोग रेस्क्यू कैसे करेंगे मरीजों को, हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही हमारे एम्बुलेंसेस को। आई थिंक सो ये जो डिसीजन लिया गया है हुकूमत की जानिब से उसको रिकॉन्सिडर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि उसमें कोई भी बंदा खुशी तो बैठता नहीं है, जो भी बैठता है या तो मरीज होगा या अमवात की सूरत में डेड बॉडी को लेके जाती हैं एम्बुलेंसेस। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस तो दुनिया में जहाँ पे भी चलती है ना वो फास्ट लाइन पे चलती है और उसके लिए आपको तमाम तरह जो टोल टैक्सेस, तो क्या मैं कहता हूँ कि आपका वो जो हमारे यहाँ टोल टैक्सेस का वो डंडा जो होता है ना वो पहले ऊपर हो जाना चाहिए। सो गवर्नमेंट को इस हवाले से रिकंसिडर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब फिर कराची की बात करते हैं, जहाँ पे अब मेरे पास थोड़ी सी अच्छी खबर है। अच्छी बुरी खबरें आप लेके आ रहे हैं। अच्छी बुरी खबरें वैसे हम आइंदा ये करेंगे कि पहले अच्छी खबरें रखेंगे फिर बुरी खबरों पे लेकिन मुझे लगता है बैलेंस ठीक है, पहले अच्छी फिर बुरी। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो पहली रेलवे लाइन है वो कहाँ पे बनी थी? नहीं, मुझे नहीं याद, आप बताएंगे तो मुझे इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। पाकिस्तान की पहली रेलवे लाइन जो कराची को कोठरी से मिलाती थी 1858 में तामीर की गई और इस तारीखी लाइन ने मुल्क के नकलो हमल के नेटवर्क में तरक्की की एक नई बुनियाद रखी थी, जिससे रेल की तोसी की राह में काफ़ी जो राहें थी वो हमवार हुई थी। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे का पहला नाम बड़ा ज़बरदस्त था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे था। अच्छा। और फरवरी 1961 में रेलवे का नया नाम पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे रखा गया और फिर जब सुकूत मशरिक पाकिस्तान हुआ तो उसके बाद मई 1975 में पाकिस्तान रेलवे इसका नाम रखा गया था, जिसको आज पाकिस्तान रेलवे के नाम से हम जानते हैं। तो एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ थी जो कि हमने सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई देखी, तो हमने कहा कि आपके साथ भी थी, इसको शेयर किया जाए। 1858 में पहली रेलवे लाइन जो है वो बनाई गई थी, जो कि जो सिंध के जो अंदरूनी जो इलाके थे जिनको हम देहाती इलाके कह सकते हैं, वहाँ पर जो है उस वक्त तो वो हुए देहात होंगे। अगर कराची की भी बात कीजिए तो वो भी थोड़ा ही देहाती होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब जी आगे हम बढ़ते हैं और आपके पास मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर एप्पल यूज़ करते हैं? आईफोन। मैं पहले एंड्रॉयड करता था, अब आईफोन करता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं दोनों यूज़ करती हूँ। अब मुझे इसका एनालिसिस आप बताएंगे कि ये आप दोनों यूज़ करती हैं? मैं दोनों यूज़ करती हूँ, एंड्रॉयड भी करती हूँ और एप्पल भी करती हूँ। अब आप मुझे बताएंगे जो स्टोरी में आपके साथ। मुझे लगता है कि कहीं ड्यूल पर्सनैलिटी तो नहीं है आपके अंदर, क्योंकि जो लोग एप्पल यूज़ करते हैं ना वो इस वजह से करते हैं कि एप्पल उनको आसान लगता है, जो एंड्रॉयड करते हैं वो इस वजह से करते हैं। लेकिन अब जो स्टोरी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें यही बताया गया है, जो तहकीक की गई है या फिर जो रिसर्च जो स्टडीज सामने आई हैं उसमें ये कहा गया है कि भाई क्या एंड्रॉयड या आईफोन शख्सियत पर असरअंदाज होता है या फिर नहीं। स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ फिर आपसे पूछूंगी। जी हाँ, इस बात का कोई हकीकी सबूत तो नहीं है कि एंड्रॉयड सारफीन आईफोन इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में ज्यादा शाइस्ता या फिर बेहतर है या फिर नहीं, लेकिन एंड्रॉयड और आईफोन के दरमियान इंतखाब आम तौर पर जाती तरजीह, बजट या खुसूसियात पर आता है, ना कि शख्सियत या किसी और वजह से आपकी सलाहियत, तजुर्बे और आदात से तश्कील पाती है, ना कि इस फ़ोन से जो आपका इस्तेमाल में है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर आपके पास आईफोन हो। इस तरह के जो देखिए अनूसी तसव्वुरात की कोई हकीकत भी नहीं है, क्योंकि हर फर्द मुनफरिद होता है। मुझे भी यही लगता है कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हर कोई सेपरेट होता है। तो ये जो पर्सन जो है ये प्रेफरेंस होती है कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है और कौन सा यूज़ करना है। मेरा ख्याल है कि ये स्टोरी ना पाकिस्तान के जो मुआशरा है ना इसमें जो प्रिवेल करती हैं चीज़ें उसकी अक्कासी करती है। हमारे यहाँ
पता नहीं क्या वजह है कि आईफोन को स्टेटस सिंबल समझा जाता है। हर किसी के हाथ में आईफोन होता है, या फिर पीटीए होता है या फिर नॉन पीटीए होता है। लेकिन पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, जिस तरह हम आईफोन को देखते हैं, एंड्रॉयड को देखते हैं, वहाँ पे तो स्टेटस सिंबल है आईफोन, लेकिन वो एक ही होता है। लेकिन पाकिस्तानियों को देखिए कि अगर एक आईफोन है जो कि पीटीए है, वो 3-3.5 लाख रुपए का मिलेगा, तो वो कहते हैं यार नॉन पीटीए ले लेते हैं 2-2.25 लाख का, लेकिन हमारे हाथ में आईफोन होना चाहिए। सो ये दुनिया भर में इस तरह नहीं होता, बल्कि दुनिया भर में एक ही फ़ोन होता है, या वो आईफोन रखते हैं या फिर एंड्रॉयड रखते हैं। और पाकिस्तान में इसी वजह से 2 फ़ोन बहुत सारे लोगों के पास होते हैं कि वो बेसिकली अपने एंड्रॉयड से आईफोन को इंटरनेट दे रहे होते हैं और बाकी तमाम तर चीज़ें वो आईफोन में यूज़ करते हैं। वजूहत क्यों भी बताई गई हैं, शायद वो किसी हद तक ठीक है कि जैसे आपने स्टेटस के हवाले से बात की, एंड्रॉयड में ये है कि ये भी बताया जा रहा था इसी स्टडीज में कि वो थोड़ा सा कस्टमाइजेबल होता है, फिर उसके बाद अफोर्डेबल भी होता है। दूसरा ये कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो समझ आ जाती है, जबकि जो आईफोन यूजर्स होते हैं वो थोड़ा सा स्टेटस के हवाले से ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा जो है ना प्रीमियम चीजों पर ज्यादा स्पेंड करना बेहतर समझते हैं। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जो आजकल ना, आखिरी बात करके आगे चलते हैं, जो आजकल प्राइस के हवाले से बात की जाती है ना कि आईफोन की प्राइस ज्यादा है और एंड्रॉयड की ज्यादा नहीं है। आजकल एंड्रॉयड फोन्स ऐसे भी आ रहे हैं जो कि आईफोन की प्राइस के बराबर के हैं। exactly. सो जो एंड्रॉयड यूजर है वो कभी भी आईफोन की तरफ नहीं आते, जो आईफोन यूजर है वो कभी भी एंड्रॉयड की तरफ नहीं जाते। जो जिस भी फोन को यूज करता है उसी तरह उसको यूज करता रहता है। आगे चलते हैं और आगे एक खबर के हवाले से आपको बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक अरबपति शख्स और आम शख्स में क्या फर्क होता है? एक अरबपति शख्स यार है, उनकी बहुत सा फर्क है, उनके रहन सहन लाइफस्टाइल में बहुत सा डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसी है गजल, बिल्कुल ठीक कहा गजल ने आपको, और मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करना चाहूंगा। एक अरबपति शख्स औसतन आम फर्द के मुकाबले में माहौल पर ज्यादा असरअंदाज होता है। ये माहौल की बात करो, इन्वायरमेंट की बात करो, आपकी सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 90 मिनट के अंदर एक अरबपति इतनी ही कार्बन आलूदगी पैदा कर सकता है जितना एक औसत शख्स अपनी पूरी जिंदगी में कर सकता है। एक एवरेज शख्स जो होता है वो पूरी जिंदगी में इतना माहौल खराब नहीं कर सकता जो कि अरबपति शख्स अपने 90 मिनट में कर सकता है। इसकी वजूहत ये है कि ये नुमाया फर्क की सबसे बड़ी वजह जो निजी जेट तैयारे हैं वो है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, फिर तेल और कानकुनी जैसी आला अखराज वाली फैक्ट्री हैं, ये भी अरबपति लोगों की होती है। उसमें सरमायाकारी की वजह है ये सरगर्मियाँ कम आमदनी वाली कम्युनिटीज़ को मुतासिर करती हैं जो मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात का शिकार होती हैं। और यही वजह है कि जो अरबपति शख्स है वो ना सिर्फ मुआशरे में मुनफरिद होते हैं बल्कि वो माहौलियाती तब्दीलियों में भी बड़े असरअंदाज होते हैं। उनका एयर ट्रैवल ज़्यादा होता है ज़्यादा, जिस वजह से पोल्यूशन होती है, और एक आम आदमी तो ज़ाहिर है वो फिर सोच ही सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और भी अहम स्टोरी है हमारे पास जी। एक मुनफरिद मुलाजमत आई है हमारे सामने। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लाइट हाउस कीपर रोल की पेशकश की गई है और जिसकी माहाना जो सैलरी है वो 1.2 मिलियन की हैरान कुन तनख्वाह है। ये $12 लाख। जी हाँ, आप जाना चाहते हैं? आप स्टोरी बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर देखूंगा मैं जाना चाहता हूं या नहीं। ठीक है जी, आपको बताते हैं कि मुतासिर कुन तनख्वाह के बावजूद बहुत कम लोग जो है दरख्वास्त गुजार जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इस मुलाजमत में दूर दराज इलाके यानी कि तवील अरसे तक तन्हाई में शामिल होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दूर दराज आइसोलेटेड एरियाज जो होते हैं ये कह सकते हैं, वहाँ पर ये मुलाजमत है। और लाइट हाउस कीपर की मुलाजमतें अक्सर तनहा साहिली मकामात पर होती हैं और किस तरह जो है वो कुछ आला मुआवजा देने वाले अहदे की जो तर्ज ज़िंदगी है और ज़ाती सुकून में अहम कुर्बानियाँ मांगते हैं, यानी कि जो लोग थोड़े से आइसोलेटेड हैं, जो लोग पीस मांगते हैं, नेचर लवर्स होते हैं, उनके लिए ये जो मुलाजमत है ये बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसी है। लाइट हाउस के हवाले से आपको बताता चलो कि लाइट हाउस ये पुराने वक्तों में इसका बड़ा अहम किरदार होता था। ये समुंदर में जितनी भी आपकी हादसात होते थे उन हादसात को रोकता था। अब होता ये है कि अब लाइट हाउस कम होना शुरू हो चुके हैं, उस रफ्तार से लाइट हाउस नहीं है क्योंकि नेविगेशन के बहुत सारे सिस्टम अब इस दुनिया में आ चुके हैं इंटरनेट के बाद। और ये लाइट हाउस इस वक्त मौजूद है कोस्टल एरिया फ्रांस के अंदर और बिल्कुल समुंदर के अंदर है। यहाँ पे गहरी लहरें आती हैं और आके आपको अगर जो वहाँ का मकीन होता है ना उसको तंग भी करती हैं। अच्छा। उसने 3-4 काम करने होते हैं। सबसे ज्यादा उसने सोना होता है, फिर उसने ईट स्लीप एंड ड्रिंक, ये 3 काम करने होते हैं। 3 काम के बाद जिस काम के उसको 12 लाख रुपए मिलते हैं वो 2 काम है। एक तो उसने टावर की लाइटिंग का ख्याल रखना है और टावर के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका ख्याल रखना है। लेकिन वहाँ पे सोना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस टावर के ऊपर जब पूरे का पूरा समंदर की लहरें आ जाती हैं तो इंसान दंग रह जाता है और ये प्रोफेशनल लोगों का काम है। इसी वजह से $12 लाख इसके दिए जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्योंकि तन्हाई जिस तरह आपने पहले बताया था बहुत मुश्किल काम है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपसे खबर शेयर की थी कि चींटियाँ किस तरह
एक जब, खुशबू फोत का हो जाए इखराज तो, होता है और वो अपनी मौत की तरफ जाती हैं और उसके बाद तमाम तर चूंटियाँ उनके सफ़र आखिरत की तैयारी करती हैं, उनकी तदफीन करती हैं। आज हम बताते हैं व्हेल मछली की, तो आपने सुना होगा। हाँ जी। व्हेल की मौत जो कि ज़िंदगी की तरफ लेके जाती है बहुत सारे और हैवानात को। जी हाँ, जब व्हेल मछली मरती है तो समुंदर में डूब जाती है। जैसे ही व्हेल और इससे ये जो डूबना होता है ना, इस अमल को व्हेल फॉल कहते हैं कि व्हेल गिर गई है। और ये अगर गहरे समुंदर की बात की जाए तो जो जनूबी ओकेयानूस है उसमें पहली दफ़ा व्हेल फॉल की दरियाफ्त हुई थी, जो कि 2010 में हुई थी। और ये हादसाती तौर पर हुई थी। इसके हवाले से कोई तहकीक ऐसी नहीं थी कि वहाँ पे जो साइंसदान थे वो बैठे हुए थे। अगरचा दुनिया की इस हिस्से में बहुत ज़्यादा व्हेल्स थी और गहरे समुंदर में इससे पहले कोई लाश नहीं मिली थी। व्हेल के मरने से बहुत सी समुद्री हैवानात को ज़िंदगी मिलती है और बहुत सी समुद्री हैवानात ऐसे हैं जो कि व्हेल के मरने के ऊपर उनकी ज़िंदगी को तवालत मिलती है, क्योंकि व्हेल के मरने से बहुत सारे हैवानात की ग़ज़ा का मामला है, वो व्हेल को खाते हैं और फिर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें समुद्र के अंदर जो कि व्हेल के मरने से ही पैदा होती हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इंसानों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब एक हैवान मर रहा होता है तो वो अपने साथ 1200 या 1300 में पढ़ रहा था तहकीक के मुताबिक हैवानात को एक तो ज़िंदगी भी देती है और फिर साथ साथ उनको खाना खुराक की तमाम तर चीज़ें सालों तक प्रोवाइड करती रहती है। हाँ, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव स्टोरी थी कि हैवानात के लिए मतलब एक व्हेल का मरना दूसरे लोगों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आप देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम है और जो ज़ाहिर है फिर इस पे हम क्या कह सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव स्टोरी थी ये। तमाम तर आज की स्टोरीज थी जो आपके साथ हमने शेयर की है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद